हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट अपना पूरा कंप्लीट किया और अब अपन इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कहीं ना कहीं नीट एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपन इसमें करने वाले हैं। तो अगर आपका थ्योरी पार्ट अच्छा है, आपने याद कर लिया है, स्ट्रांग हो गया है, तो आपको क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा अलग प्रकार के हों, कंफ्यूज करें, पर अगर थ्योरी स्ट्रांग है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? ऑप्शंस हैं, पहला ओपनशिया, की चपटी संरचना, दूसरा नेपेंथिस का घट, तीसरा है सिट्रस के कांटे, और चौथा खीरे का प्रतान। तो इसमें हमको बताना है कि तने का रूपांतरण नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया, नहीं बताना है। तो पहला ऑप्शन है ओपनशिया की चपटी संरचना। ये तो अपन जानते हैं कि ओपनशिया जो होता है उसमें तना जो होता है वो मोटा हो जाता है, भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करता है, और पत्तियां जो होती हैं वो बदल जाती हैं कांटों में। तो ओपनशिया की जो चपटी संरचना होती है वो तना होता है, तो ये तो तने का रूपांतरण है। दूसरा नेपेंथिस का घट, ये जो घट है ये रूपांतरण है घटपर्णी वाला, मतलब जो पत्तियों का रूपांतरण होता है जिसे अपन घटपर्णी कहते हैं, तो ये तो पत्तियों का रूपांतरण है, तो ये इसका आंसर आएगा। ये तने का रूपांतरण तो नहीं है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सिट्रस के कांटे, कांटे जो होते हैं वो तने में आते हैं, रूपांतरित तना होता है। और खीरे का प्रतान, तो ये अपन ने पढ़ा था, कद्दू वर्गीय पादप जो होते हैं उसमें प्रतान देखने को मिलती है और वो तने का रूपांतरण है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा नेपेंथिस का घट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है त्रिकोष्ठकी युक्त अंडपी जायांग किसके पुष्प में होता है? त्रिकोष्ठकी युक्त अंडपी जायांग किसके पुष्प में होता है? उदाहरण है, मतलब ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पोएसिए, दूसरा ऑप्शन है लिलिएसिए, तीसरा ऑप्शन है सोलिनेसिए, और चौथा ऑप्शन है फेबेसी। तो अब इसमें आप एक बात देखिए, त्रिकोष्ठकी मतलब तीन कोष्ठ हो गए और युक्त अंडपी अवस्था है। अगर अपन फैमिलीज को कुल को ध्यान करें तो पहली अपन ने पढ़ी थी फैबेसी, फिर सोलिनेसी, फिर लिलिएसी। तो अगर आप इसमें जायांग के हिसाब से अगर याद रखना चाहें तो फैबेसी पहला, जैसे एफ फर्स्ट आता है
तो फेबेसी। सोलेनेसी एस सेकंड आता है तो सोलोनेसी सेकंड स्टार्टिंग वर्ड उसका। और लास्ट में अपन ने याद किया लिलिएसी, तो लास्ट में लिलिएसी। और गाइनोशियम इसमें सबसे आसान है याद करना, जायांग जो है वो आसान है बिल्कुल याद करना, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड लास्ट, फेबेसी सोलेनेसी लिलिएसी। तो जो आखिरी आएगा उसमें जी जो है वो 3 आएगा। और क्योंकि सब में युक्त अंडपी होता है और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है, तो लिलिएसी फैमिली के कुल में जो भी उदाहरण आएगा उन सब में त्रिकोष्ठकीय युक्त अंडपी जायांग आएगा। तो इसका सही आंसर आएगा लिलिएसी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मिलोइडी गोयाइन इनकॉग्निटा द्वारा संक्रमित होता है। तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा द्वारा संक्रमित होता है? पहला ऑप्शन है इसका पत्तियां, दूसरा ऑप्शन है इसका तना, तीसरा ऑप्शन है इसका जड़, और चौथा ऑप्शन है इसका पुष्प। देखिए ये क्वेश्चन हालांकि लगभग इस चैप्टर से भी जुड़ा हुआ है पर डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा है, पर फिर भी मैं इसका आपको क्लियर करता हूं। इसमें पूछा है कि तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मिलोइडी गाइने इनकॉग्निटा। मिलोइडी गाइने इनकॉग्निटा ये एक सूत्रक्रमी है, और सूत्रक्रमी जो होता है ये तंबाकू पादप के मूल को, जड़ को प्रभावित करता है। ये वाला पार्ट जैसे अपन पढ़ते हैं जैव प्रौद्योगिकी में, ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे ये भाग इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं तो अपन ने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन अपन वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो तंबाकू पौधे में मिलोइडी गाइने इनकॉग्निटा जो होता है वो उसकी जड़ को संक्रमित करता है, और जड़ को संक्रमित करने के बाद वो उस पादप को सड़ा देता है, खत्म कर देता है। तो इसका सही आंसर आएगा जड़। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जैव प्रौद्योगिकी में अपन इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे तो वहां पे ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब इसमें एक सूत्र दिया हुआ है, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे। किसका पुष्प सूत्र है? ये सूत्र दिया हुआ है, क्वेश्चन है ये किसका पुष्प सूत्र है ये बताना है। अब उदाहरण जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, पहला सिसबेनिया, दूसरा ऑप्शन है इसका पिटूनिया, तीसरा ऑप्शन आया है ब्रेसिका,
और चौथा ऑप्शन आया है एलियम। तो अब देखिए, ये अगर आपको पुष्प सूत्र अच्छे से याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। और हम इसके जैसे अभी मैंने बताया था तरीका इसका, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 लिखा हुआ है, तो ये सोलेनेसी फैमिली का सदस्य हो गया। और सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से उदाहरण आते हैं ये अपन को याद होने चाहिए, और होंगे भी आप लोगों को याद। तो इसमें जैसे सिसबेनिया देखें तो ये तो फैबेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। पिटूनिया ये सोलेनेसी फैमिली का उदाहरण है। ब्रेसिका तो अलग हो गया, और एलियम जो लिलिएसी फैमिली है, यानी प्याज जिसमें आता है, तो एलियम तो उसमें आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है पिटूनिया, ये पिटूनिया का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है? कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है? ऑप्शन है मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, सेकंड ऑप्शन है बीज चोल, की सबसे अंदर वाली सतह तीसरा ऑप्शन है अपभ्रष्ट बीजांडकाय, और चौथा ऑप्शन है अपरिपक्व भ्रूण। क्वेश्चन है कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या होता है? देखिए, नारियल पानी जो है ये तो हमको पता है कि भ्रूणपोष होता है, ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। नारियल में जो नारियल पानी होता है, चाहे वो नारियल पानी वाला भाग हो चाहे वो सफ़ेद वाला भाग हो जो हम खाते हैं, वो उसका भ्रूणपोष होता है। अब भ्रूणपोष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये जब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे तब वहाँ पे और क्लियर होगा। तो 2 प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं, एक होता है कोशिकीय वाला भाग और एक होता है मुक्त केंद्रकीय वाला भाग। तो यहाँ पे भ्रूणपोष, यहाँ पे फिलहाल एक ही ऑप्शन है, ये भ्रूणपोष है। ये तो बीज चोल वाला ऑप्शन लिखा है, ये बीजांडकाय ऑप्शन में लिखा है, और ये भ्रूण ऑप्शन में लिखा है। तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि नारियल में भ्रूणपोष ही खाया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। नारियल पानी जो होता है वो भ्रूणपोष होता है जो कि अपन खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज की किनारे बिना किसी विशेष
बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को अतिछादित करती हैं, तो इस दशा को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इसका कोर स्पर्शी, सेकंड ऑप्शन है व्यावर्तित, तीसरा ऑप्शन है इसका कोर छादी, और चौथा ऑप्शन है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी मतलब ध्वजीय। तो जब बाह्य दल पुंज या दल पुंज की किनारे यानी जो एंडिंग्स होती हैं बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को अतिछादित करती हैं, तो इस दशा को अपन कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी में जो किनारे होते हैं वो तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक निर्धारित क्रम में ही होते हैं, है ना, तो ये तो नहीं आएगा। व्यवर्तित में एक जो बाह्य दल या दलपुंज होता है उसके नीचे से मतलब अंदर से दूसरा निकलता है और ऑल्टरनेट तरीके से, मतलब एक उस सिरा अंदर एक सिरा बाहर, ये अपन व्यवर्तित में देखते हैं। तीसरा कोर छादी में कोई निर्धारित क्रम नहीं होता, कोर छादी में कोई प्रॉपर क्रम नहीं होता है। बाकी वैक्सिलरी में एक बड़ा दलपुंज होता है या बाह्य दल होता है, उसके नीचे दो छोटे और उसके नीचे दो छोटे। तो इसका सही ऑप्शन आएगा, आंसर है इसका कोर छादी। कोर छादी में जो ये व्यवस्था है वो किसी निर्धारित क्रम में नहीं होती। अगला क्वेश्चन है खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण है पहला ऑप्शन मूंगफली, दूसरा है शकरकंद, तीसरा ऑप्शन है इसका आलू, और चौथा है गाजर। तो खाने योग्य भूमिगत तना मतलब तने का रूपांतरण अपन को इसमें देखना है। तो इसमें देखते हैं मूंगफली जो होता है, फिर मूंगफली, शकरकंद, आलू, गाजर। अब इसमें देखिए ये अधिकतर जो है ये सब है तो तने का ही उदाहरण, पर कुछ कुछ इसमें मूल का उदाहरण भी है। अब इसमें भूमिगत तने की बात हो रही है, तो भूमिगत तने का उदाहरण है आलू, ये जमीन के अंदर उगता है, बाकी तो सब लगभग मूल ही है। ठीक है, तो ये भूमिगत तने का जो आंसर आएगा ये है आलू। आलू अपन इसमें खाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हाइपेंथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? हाइपेंथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है पहला कैरियोप्सिस, दूसरा ऑप्शन है इसका हेस्पेरिडियम, तीसरा ऑप्शन है सोरोसिस, और चौथा ऑप्शन है साइकोनस। क्वेश्चन में पूछा है कि हाइपेंथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम से कौन सा फल बनता है हाइपेंथोडियम से। तो ये अपने लास्ट जब अपन पुष्पक्रम के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, पुष्प जब अपन पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि हाइपेंथोडियम प्रकार से जो बनता है ये होता है साइकोनस। सोरोसिस जो होता है ये स्पाइक, कैटकिन इनसे बनता है, और कैरियोप्सिस और हेस्पेरिडियम ये जो है ये तो दूसरे प्रकार के पुष्प है, मतलब जो सरल पुष्प होता है उसके अंदर ये कैटेगरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंग में रूपांतरित तने को कहा जाता है पहला ऑप्शन है इसमें शल्क, दूसरा ऑप्शन है पर्णाभ पर्व, तीसरा ऑप्शन पर्णाभ व्रंत, और चौथा ऑप्शन है पर्णाभ स्तंभ। पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे रंग में रूपांतरित तने को कहा जाता है। देखिए इसे आपको ध्यान होगा, ये अपन ने फाइलोक्लेड जो पढ़ा था जिसको अपन पर्णाभ स्तंभ कहते हैं, क्योंकि वो रूपांतरित तना होता है तो इसलिए यहाँ पे पर्णाभ स्तंभ सही ऑप्शन आएगा। इसमें तना जो होता है वो रूपांतरित हो जाता है और पत्तियां जो होती हैं वो उसमें भी रूपांतरण देखा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बहुसंघी पद किससे
संबंधित है। पहला ऑप्शन है इसका बाह्य दलपुंज, दूसरा ऑप्शन है इसका जायांग, तीसरा पुमंग, चौथा ऑप्शन है इसका दलपुंज। अब देखिए क्वेश्चन में ये है बहुसंगी पद किससे संबंधित है, मतलब ये शब्द है बहुसंगी, ये किससे जुड़ा हुआ है। हालांकि आपको ध्यान होगा ये अपन ने पढ़ा हुआ है, तो इसमें मैं आपको याद कराऊं कि जो पुमंग में पुंकेसर वाला भाग होता है, पुंकेसर वाला भाग अलग अलग रूपों में व्यवस्थित होता है, जिसको अपन ने देखा था कि जो तंतु होता है और जो पराग कोश होते हैं वो कई बार जुड़े रहते हैं, कई बार मुक्त अवस्था में होते हैं, कई बार ये भी होता है कि तंतु जुड़े हुए हैं और पराग कोश मुक्त अवस्था में, इसका उल्टा भी होता है, कई बार दोनों भी जुड़े होते हैं। तो पहली अवस्था जो थी जिसमें जो तंतु और पराग कोश की अपन ने संरचना देखी थी, उसके लिए अपन ने एडल्फस शब्द यूज किया था, संघी शब्द यूज किया था। तो बहुसंघी जो है वो बेसिकली यानी मुख्यतः पुंकेसर वाले भाग से जुड़ा हुआ है, और पुंकेसर वाला भाग हम जानते हैं कि पोमंग में आता है। पोमंग में दो चीजें होती हैं, पुंकेसर और तंतु, पुंकेसर वाला भाग होता है, पुंकेसर वाले भाग में फिर पराग कोश और तंतु आता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुक्त अक्षीय बीजांड न्यास किसमें पाया जाता है। मुक्त अक्षीय बीजांड न्यास किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है पहला सिट्रस, सेकंड ऑप्शन है इसका डाइएंथस, थर्ड ऑप्शन इसका आर्जिमोन, और फोर्थ ऑप्शन है ब्रेसिका। मुक्तक्षीय बीजांड न्यास, मुक्तक्षीय मतलब जिसमें केंद्र पर जो बीजांड लगे होते हैं और जो अपरा होता है वो केंद्र पर ही होता है, और जो अंडाशय होता है वो एक कोष्ठ ही होता है, अलग अलग कोष्ठ तो होते नहीं उसमें। और आपको ध्यान होगा उसमें अपन ने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, जिसमें एक था प्राइमरोज और दूसरा था डाइएंथस। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और ये वैसे मैंने ये नीट का ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है जो कुछ समय पहले आया था। तो मुक्त अक्षीय बीजांड न्यास जो होता है वो प्राइमरोज और डाइएंथस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा डाइएंथस, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है श्वसन मूल किसमें होती है। श्वसन मूल किसमें होती है। पहला ऑप्शन है इसका जलमग्न, जलोदभिद में,
दूसरा ऑप्शन है मांसाहारी पादपों में तीसरा ऑप्शन है इसका लवणोद्भिद पादपों में। चौथा ऑप्शन है इसका स्वतंत्र उत्प्लावक जलोद्भिद में। तो श्वसन मूल जो होती है ये एक मूसला मूल का रूपांतरण है, और मूसला मूल में हमने देखा था जो पादप श्वसन करते हैं वो दलदलीय क्षेत्रों में होते हैं। दलदली क्षेत्र मतलब जहाँ पे, जिसको अपन मैंग्रोव प्लांट भी कहते हैं, और जिसको अपन जहाँ पे लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये लवणोद्भिद पादप जो होते हैं उनमें देखा जाता है, जो मैंग्रोव पादप होते हैं उनमें ये देखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा लवणोद्भिद पादपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद किसका रूपांतरण है? ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका पहला तना, दूसरा ऑप्शन है इसका प्रकंद, तीसरा है मूसला मूल, चौथा ऑप्शन है इसका अपस्थानिक मूल। शकरकंद किसका रूपांतरण है? देखिए ये है तो मूल का रूपांतरण, जो नीचे की तरफ जो शुगर को, स्टार्च को इकट्ठा कर लेता है शकरकंद, और ये रूपांतरण आता है, आपको ध्यान होगा, अपस्थानिक मूल में। स्वीट पोटैटो अपस्थानिक मूल में जो भोज्य पदार्थ को संचय करते हैं, ऐसे मूल, उसमें आता है शकरकंद। अपन एग्जाम्पल देखा था। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये अपस्थानिक मूल का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ण विन्यास पर्ण विन्यास होता है। पहला ऑप्शन है इसका अंडाशय का प्रकार, सेकंड ऑप्शन है तने के ऊपर पत्तियों का क्रम, तीसरा जड़ों का प्रकार, चौथा ऑप्शन है एक पुष्प में
बाह्य दलों और दलों का क्रम। अब वैसे तो इसमें क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है कि पर्ण विन्यास, यानी पर्ण मतलब पत्तियों का जो क्रम होता है वो अपन इसमें देख रहे हैं, है ना। पत्तियों का क्रम को अपन पर्ण विन्यास कहते हैं। पत्तियों का क्रम मतलब पत्तियां कहाँ व्यवस्थित होती हैं? तने पे व्यवस्थित होती हैं। तो इसमें ऑप्शन तो अपन को साफ समझ में आ रहा है, अंडाशय का प्रकार तो होगा नहीं, तने के ऊपर पत्तियों का क्रम, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। जड़ों का प्रकार तो है नहीं है, और बाह्य दलों और दलों का क्रम भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है तने के ऊपर पत्तियों का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलियोराइजा जिसे अपन कहते हैं मूलांकुर चोल, ठीक है, पर यहां पे शब्द कोलियोराइजा उपयोग किया गया है। कोलियोराइजा एक टोप जैसा आवरण होता है ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है द्विबीजपत्री में प्रांकुर जैसा, दूसरा ऑप्शन है एक बीजपत्री में मूलांकुर जैसा, तीसरा ऑप्शन है द्विबीजपत्री में मूलांकुर जैसा, और चौथा ऑप्शन है इसका एक बीजपत्री में प्रांकुर जैसा। कोलियोराइजा जिसको अपन मूलांकुर चोल कहते हैं, ये एक टोप जैसी संरचना होती है, टोप जैसा आवरण है, और ये कहाँ होता है ये अपन को बताना है। तो देखिए यहाँ पे कोलियोराइजा शब्द यूज किया गया है, ये मैंने अपने आप से लिखा है क्योंकि इसको मूलांकुर चोल कहते हैं अपन, ये आपको इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोलियोराइजा देखिए इस तरह का है जैसे प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल होता है जो, तो ये एक बीजपत्री पादपों में होता है। पहले तो हमको याद रखना है द्विबीजपत्री पादपों में ये नहीं होता, ठीक है। तो अब क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है, वैसे यहाँ पे मूलांकुर चोल पर अगर ये नहीं होता तो आपको कोलियोराइजा शब्द यूज करना। कोलियोराइजा जो होता है वो मूलांकुर के ऊपर का आवरण होता है, जबकि कोलियोप्टाइल जो होता है वो प्रांकुर के ऊपर का आवरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले तो एक बीजपत्री पादप की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अब ये मूलांकुर के ऊपर का कवरिंग है, आवरण है, तो हम इसका सेकंड ऑप्शन लेके चलेंगे। द्विबीजपत्री में तो ये होता ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एक बीजपत्री पादप के मूलांकुर जैसा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रेपलम किस कुल में पाया जाता है? रेपलम किस कुल में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है इसका
लेबिएटी, दूसरा है मालवेसी, तीसरा ऑप्शन है इसका कंपोजिटी, और चौथा ऑप्शन है इसका ब्रेसिकेसी। तो रेप्लम आपको ध्यान होगा, ये एक आवरण होता है, मतलब जो अपना अंडाशय होता है, पादपों में जो अंडाशय होता है, अंडाशय में बीच वाले भाग में एक पार्टीशन बनता है जो उसको दो कोष्ठों में, अंडाशय को दो कोष्ठों में बदल देता है। और इसके उदाहरण अपन ने देखे थे कि सरसों में पाया जाता है, खीरे में पाया जाता है, आर्जिमोन में पाया जाता है। तो ये जो उदाहरण है ये एक्चुअली में ब्रेसिकेसी कुल के हैं, ठीक है। लेबिएटी कुल, कंपोजिटी कुल, ये तो अपने सिलेबस में इससे क्वेश्चन जनरली आते ही नहीं है और ना कभी आए हैं, आगे आने के चांसेस भी ना के बराबर हैं। पर ये मालवेसी और ब्रेसिकेसी कुल जो हैं, ये रेप्लम जो है वो सरसों में जनरली पाया जाता है और वो सरसों पादप जो है वो ब्रेसिकेसी का सदस्य है। मालवेसी कुल जो है उसमें अपन ने 3 सदस्यों के नाम याद किए हैं, 3 पादपों के नाम याद किए हैं, भिंडी, कपास और गुड़हल यानी चाइना रोज। तो सरसों में पाया जाने वाला यानी रेप्लम ये ब्रेसिकेसी में आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिंडी किस कुल में आती है? भिंडी किस कुल में आती है? उदाहरण, ऑप्शंस हैं इसके। पहला ऑप्शन है कुकुरबिटेसी, सेकंड ऑप्शन है लिलिएसी, फिर थर्ड ऑप्शन है मालवेसी, और इसका फोर्थ ऑप्शन है ब्रेसिकेसी। तो भिंडी किस कुल में आती है? अब भी जस्ट मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मालवेसी फैमिली के 3 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। पहला भिंडी, दूसरा कपास और तीसरा चाइना रोज यानी गुड़हल, ठीक है। तो भिंडी जो है ये मालवेसी कुल का सदस्य है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के। तो ये क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।